बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। बलूचिस्तान में लोग बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, हुकूमत से शिकवे कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हैं। वज़ीर आला भी गए कि धरना ख़त्म कर दो। जाकर उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि आप जाकर दूसरी जगह पर धरना दे के बैठ जाएँ, फ़लाँ जो धरना हो रहा है उनके साथ मिलकर बैठ जाएँ, ये रास्ता खोल दें, ट्रैफ़िक को खोल दें। सिक्योरिटी फोर्सेस की आमदोरफ़्त मुतासिर हो रही है, आवाम की आमदोरफ़्त मुतासिर हो रही है, उन्हें जाने दें। मीर सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने जाकर ख़ुद लोगों से रिक्वेस्ट की है। लेकिन लोग गुस्से में हैं, लोग अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे अतराफ़ में जो पहाड़ हैं वहाँ पर हज़ारों मुसल्लह लोग आकर बैठ गए हैं। हन्ना ओड़क के इलाके में वहाँ पर हज़ारों मुसल्लह अफराद आकर बैठ गए हैं। और जो लोग बलूचिस्तान को जानते हैं वो जानते हैं कि बलूचिस्तान हन्ना ओड़क कोयटा से ज़्यादा दूर नहीं है। कोयटा में जो कैंटोनमेंट का इलाका है, कैंट जहाँ ख़त्म होता है उससे थोड़ा सा आगे हन्ना ओड़क का इलाका है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। वहाँ से नदी बहती है, वहाँ पर सेब के बागात हैं। हन्ना ओड़क के सेब पूरी दुनिया में मशहूर हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहायत खूबसूरत और नहायत मीठा रसीला सेब है हन्ना ओड़क का। और वहाँ के लोगों की वहाँ के लोग जो हैं वो ट्रक भर भर के हन्ना ओड़क से जो सेब हैं वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में और बैरून मुल्क भिजवाते हैं। ये इस लिहाज से बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है हन्ना ओड़क। और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो वहाँ कहते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि वहाँ पर आकर हज़ारों मुसल्लह अफराद आकर बैठ गए हैं और बिल्कुल करीब है शहर से, कैंटोनमेंट से। तो लोगों के ये शिकवे हैं कि ये आखिर ये हज़ारों मुसल्लह अफराद यहाँ पर आकर अपने कदम जमाने में कैसे कामयाब हो गए। फिर लोगों का शिकवा ये है कि जिस पुलिस को और लेवी को आप इन दहशत गर्दों से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं, इनकी ड्यूटियाँ लगा देते हैं हसास इलाकों में जहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं है उन दहशत गर्दों से लड़ने की, तो ये कैसे लड़ेंगे। पुलिस के अलावा जो लेवीज़ है, लेवीज़ का तो क़याम दहशतगर्दों से लड़ने के लिए आया ही नहीं था, ना उनकी उस तरह की ट्रेनिंग है। वो तो इंतज़ामी तौर पर इलाके में जो कबाइल का निज़ाम था वहाँ पर एक ख़ास ज़िम्मेदारियों के लिए और समझ लें चौकीदारा एक तरह से कह लें या छोटी मोटी जो इंतज़ामात की चीज़ें होती हैं, इंतज़ामी नौइयत की चीज़ें होती हैं, उसको करने के लिए वजूद में आए थे और यही उनका काम है। तो उनकी तो ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो दहशतगर्दों के साथ लड़ें, तो उनको हसास जगहों पर क्यों डिप्लॉय किया जा रहा है। पुलिस की ट्रेनिंग और असलहा उस तरह का नहीं है कि उनको दहशतगर्दों के सामने खड़ा किया जाए। ये लोगों के शिकवे हैं जो कल परसों से हमारे सामने आ रहे हैं। फिर यहाँ तक कहा गया कि, और ये बात जो है वो ना सिर्फ मकामी लोगों ने की बल्कि ये बात महमूद अचकज़ई साहब ने भी, जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है, उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार निहत्ते लड़ते रहे दिन भर और हुकूमत से मदद की अपील करते रहे कि हमें असलहा पहुंचाया जाए, हमने दहशतगर्दों को इंगेज कर रखा है। लेकिन वो जो दहशतगर्द हैं वो उनके पास असलहा बहुत ज़्यादा है, असलहा उनके पास मौजूद है, हमारे पास असलहा कम है, हमें असलहा पहुँचाया जाए ताकि हम उनसे लड़ सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात 9 बजे तक वो लड़ते रहे और असलहा उनके पास ख़त्म हो गया। तो फिर जो मुसल्लह दहशतगर्द थे वो इन लोगों को अपने साथ यरगमाल बनाकर ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ अफराद को शहीद कर दिया और बाकी जो अफराद थे उनको अभी तक उनका इंतज़ार किया जा रहा है। ये लोगों का शिकवा भी है, गम व गुस्सा भी है। और फिर उन्होंने कहा कि पहाड़ों के ऊपर से जाकर हम खुद लाशें लोगों की उठा के लाए हैं। 2-2, 3-3 दिन से उनकी लाशें ख़राब हो रही थी, मस्ख हो रही थी और हुकूमत ने हमें इस सिलसिले में कोई सपोर्ट नहीं दी। और यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तो चाहती थी कि इन लोगों की शनाख्ती ना हो और इनको वापस ना लाया जाए और हमें गाड़ी नहीं दी। फिर हम गाड़ी, अपनी मदद आपके तहत गाड़ी करके उनकी लाशों को नीचे उतार के लाए हैं। तो ये सारे शिकवे लिए लोग फिर धरने में आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारे तो जाने वाले चले गए, अब हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा और कोई हमसे बात करने भी नहीं आ रहा। कल प्राइम मिनिस्टर गए थे और धरना मुजाहिरीन से मिले बगैर आ गए। मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी रीज़न्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर इस तरह से खुलेआम धरने में नहीं जा सकता, लेकिन 12 लोगों का शिकवा यह है कि कोई तो बड़ा आए जो हमें यकीन दहानी कराए। अब ये वो सारे लोग जो धरना दिए बैठे हैं, ये दहशतगर्द भी नहीं है, ये BLA वाले भी नहीं हैं, इनके हाथ में बंदूक भी नहीं है, ये आम शहरी हैं। अपने प्यारों के मारे जाने पर गुस्से का गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो समझते हैं कि रियासत ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पर डेवलप हुई है और जो बुनियादी तौर पर लोगों का इल्ज़ाम है और महमूद अचकज़ई साहब का, वो ये कि इनके पास असलहा ख़त्म हो गया था लोगों के पास, पुलिस एहलकारों के पास, और वो लड़ते रहे दहशतगर्दों से और जब असलहा ख़त्म हो गया तो उनको वहाँ से यरगमाल बनाकर ले जाया गया। अब ये एक ज़ाहिर है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें हमारी हुकूमत बार बार कहती है कि जी भारत इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है।
तो मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी, भारत इन्वॉल्व है, ये कोई ख़बर अब नहीं रही हमारे लिए। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वज़ीर आज़म के पास इतने सारे इदारे हैं, तहकीकाती एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। क्या वज़ीर आज़म इन तमाम इदारों की मदद से हम हमें ये बताने के काबिल रह गए हैं कि जी इसमें भारत मुलव्वस है? भाई वो तो आम रेडी वाले को भी पता है कि भारत मुलव्वस है। वो आपसे ये तवक्को नहीं करता कि आप उन्हें ये बताएंगे कि भारत मुलव्वस है। लोग आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप करके दिखाएंगे और भारत को रोक कर दिखाएंगे और उसे उसके अज़ाइम में नाकाम बना कर दिखाएंगे। हम कहते तो बहुत हैं कि हम इनकी कमर तोड़ देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हन्ना ओढ़क तक आ गए हैं, कोयटा शहर तक पहुंच गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को मेरा ख़्याल है बहुत ही अमीक तरीके से हिकमत अमली बनाते हुए, बहुत ही बारीक बीनी के साथ और बड़ी एग्रेशन के साथ इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज इस मामले पर। मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात ने इस पर बात की है। और इसके अलावा सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो उनको बतौर कौमी असम्बली मेंबर कौमी असम्बली जो उनको तनख्वाहें और मराहत सरकारी ख़जाने से मिल रही थी, वो उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद से जो मिली वो उसको वापस कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने तनख्वाहों की वापसी के लिए 78,92,725 रुपये का चेक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाया। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ख़त में जो है ख़त भी लिखा साथ में, और कहा कि 3 सितंबर 2024 से लेकर, यानी जब उन्होंने 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दे दिया था, 11 फरवरी 2026 तक की मुद्दत की तनख्वाहें वापस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 78,92,725 रुपये की रकम वापस कर रहा हूँ। सितंबर 2024 में इस्तीफ़ा देने के बाद से मैंने बैंक अकाउंट से कोई तनख्वाह या अलाउंस नहीं निकाला, ये सरदार अख्तर मेंगल ने कहा। तो बस इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूँ ये कहकर कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब जो कहा करते थे कि एक SHO की मार है, साबित हुआ कि उनका ये बयान गैर संजीदा था और उनके इस बयान में से ज़्यादा यानी हक़ाइक़ उससे ज़्यादा तल्ख़ हैं और तकलीफ़देह हैं जो वो समझते रहे हैं। अच्छा जी, एक और इशू पर बात करते हैं। ये 9 जुलाई 2019 की बात है कि मैं, सिद्दीक़ जान और अमीर अब्बास साहब, हम एक इस्लामाबाद के एक मकामी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। खाने का ऑर्डर दिया था, खाना अभी आया ही था टेबल पे, और अभी शायद पहली बाइट ली होगी, पहला निवाला लिया होगा कि सिद्दीक़ जान के मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि मुरीद अब्बास को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हैं। और हम ज़ाहिर है ये जैसे ख़बर मिलती है हमारे लिए बॉम्बशेल था कि हमारा दोस्त मुरीद अब्बास, उसको इस तरह से निशाना बनाया गया। किसने बनाया, क्यों बनाया? फ़ौरी तौर पर यह सवाल पैदा हुआ। दोस्तों की ज़िम्मेदारी फ़ौरन लगाई कि जाओ चेक करो फ़लाँ जगह पर यह वाक़या पेश आया है। फिर फ़ोन आया कि मुरीद अब्बास शहीद हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए सिद्दीक़ जान ने फिर और हमने फिर दोस्तों से कहा कि फ़ौरन जाओ देखो ये क्या वाक़या है। जो उनके साथ के दोस्त थे जो खुशकिस्मती से बच गए इस वाक़े पे, उनसे बात हुई, उन्होंने तस्दीक की कि मुरीद अब्बास दुनिया में नहीं रहे। ये 9 जुलाई 2019 का वाक़या है। शाम का वक्त था, 7-8 बजे होंगे, और जब ये वाक़या पेश आया, मेरी बेटी भी उस वक्त मेरे साथ थी। हम लाहौर से इस्लामाबाद आए हुए थे और साथ में हम दोनों, अमीर अब्बास और सिद्दीक़ जान, हम यानी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो अब ये वाक़या हुए अब आज 7 साल हो गए पूरे, यानी आज 10 जुलाई है, 9 जुलाई का ये वाक़या है, तो पूरे 7 साल और 1 दिन हो गया इस वाक़े को। तो 7 साल के बाद मकामी अदालत ये फ़ैसला करने में काबिल हुई, फ़ैसला करने के कि मुरीद अब्बास को कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाला शख्स जो है वो आतिफ़ ज़मान था। और 7 साल तक ये केस चलता रहा। शहादतें, कभी गवाह नहीं है, कभी कुछ। आप सोचिए कि इंसाफ का हुसूल इस मुल्क में कितना मुश्किल काम है। एक शख्स मारा गया, उसके गवाह मौजूद हैं, CCTV फुटेज मौजूद है, उसको वहाँ से उसके ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं। कारोबार का ये लेन देन का मामला था। हमें ये तो इल्म था कि कोई टायरों का बिज़नेस है, उन दिनों मुरीद अब्बास वो कर रहे थे। वो अपने दोस्तों से भी कहते थे कि ये बड़ा मुनाफा बख्श काम है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करो, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसे, हमारे दोस्तों ने, कई दोस्तों ने, मैं कई ज़ाती तौर पर दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे।
इब्तदाई तौर पर उन्हें प्रॉफिट मिल भी रहा था, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह के काम में ऐसा ही होता है। ये तो वही अभी पिछले दिनों यहाँ पर गोल्डन एग्स के पता नहीं कौन सी गोल्ड बॉक्स के नाम से कोई चाइनीज़ थे, वो भी यही काम कर रहे थे। इससे पहले वो जो डबल शाह है वो भी यही काम कर रहा था। कई डबल शाह कंपनियां रूप बदल के, टेक्नोलॉजी बदल के आती हैं। उसमें ये होता है कि एक बंदे से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, दूसरे को प्रॉफिट देते हैं, 2-4 और से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बाकियों को प्रॉफिट देते हैं। एक वक्त में आकर वो सारा मामला चोक कर जाता है, प्रॉफिट देने के काबिल वो बंदा नहीं रहता, और फिर क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है। तो यही हुआ था मुरीद अब्बास के साथ। एंकर थे मुरीद अब्बास बोल न्यूज़ में, और उनको कई लोगों के सामने कत्ल कर दिया गया। तो अब अदालत ने बहरहाल उनको आतिफ ज़मान को जो दो बार सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है, और 5-5 लाख रुपए जो मकतूलीन, एक और भी दो कत्ल हुए थे, ये मकतूलीन के वरसा को 5-5 लाख रुपए देने। तो 5 लाख क्या हैसियत रखते हैं कि इतनी कीमती जान चली गई, 5 लाख क्या हैसियत रखते हैं। बहरहाल अदालत ने कहा 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करें। और ये ज़ाहिर है इसकी तफसील ये है कि ये कारोबारी लेन देन का मामला था। दरख्शा थाने में ये पर्चा दर्ज हुआ था, और 7 साल के बाद अदालत ने शवाहिद और गवाहों की बुनियाद पर मुल्ज़िम आतिफ ज़मान को कसूरवार करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाई। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, 7 साल बाद सज़ा हुई है। अब अल्लाह करे कि ये सज़ा आगे भी बरकरार रहे, और किसी ऊपर वाली अदालत के किसी जज के दिल में रहम ना पैदा हो जाए इस कातिल के लिए कि जिसके कई गवाहान मौजूद हैं। अब ये मैं जैसे कि कह रहा था कि पाकिस्तान में अदालतों से इंसाफ लेना कितना मुश्किल काम है, अदालतों से इंसाफ लेना। अब इस पर एक जो है वो एक रिपोर्ट जारी हुई है। पाकिस्तान में अदलिया के मुख्तलिफ शोबों में बदउनवानी मुनज़्ज़म नौयत इख्तियार कर चुकी है। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में अदलिया के मुख्तलिफ शोबों में बदउनवानी यानी करप्शन मुनज़्ज़म नौयत इख्तियार कर चुकी है। रिपोर्ट 30 इंटरव्यूज़ पर मबनी है जो वकला, जजों, सहाफ़ियों, माहिर तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से लिए गए हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने मुश्तरका रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बदउनवानी, अदालती आज़ादी में कमी और इंसानी हुकूक पर असरात का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट 30 इंटरव्यूज़ पर मबनी है जिनमें वकला, जजों, सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की आरा शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अदलिया के मुख्तलिफ शोबों में बदउनवानी मुनज़्ज़म नौयत इख्तियार कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत सतानी, करबा परवरी और पसंद व नापसंद की बुनियाद पर फैसले अदालती निज़ाम के अहम मसाइल हैं। अदालती आज़ादी में मुसलसल कमी को इंसाफ की फ़राहमी के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया गया है। ख़तरा क्या है जी? इंसाफ की फ़राहमी ख़त्म ही हो गई है, नापैदी होती जा रही है इस मुल्क में। रिपोर्ट में कहा गया कि इन अवामिल ने अदलिया की खुद मुख्तारी और इदारा जाती किरदार को मुतासर किया है। मुनसिफाना ट्रायल, कानून के सामने बराबरी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती बदउनवानी के मनफी असरात ख़वातीन और मजहबी और दीगर अक़लियतों पर निस्बतन ज़्यादा पड़ते हैं। रिपोर्ट में अदालती शफ़ाफ़ियत, एहतसाब और अदालती आज़ादी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अदालतों के हवाले से। तो अदालतों में अब करप्शन जो है वो एक मुनज़्ज़म शक्ल, मुनज़्ज़म का मतलब होता है कि रेट तय हो गए होंगे, इतने पैसे दोगे तो ये फ़ैसला आएगा, इतने पैसे दोगे तो तारीख़ें लंबी डलवा देंगे, इतने पैसे दोगे तो केस जल्दी लगवा देंगे, इतने पैसे दोगे तो जज अपनी मर्ज़ी का कर देंगे, और इतने पैसे दोगे तो जज ये फ़ैसला सुना देगा। तो ये सारे अब एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहे हैं, एक सिस्टम बन गया, ये सिस्टमैटिक तरीके से हो रहे हैं। जैसे रेट नहीं तय हो जाते तो ये रेट तय हो चुके हैं। अच्छा जनाब, एक और केस अदालत में बड़ा चल रहा था, और वो केस चल रहा है रज़ा डार साहब का। तो रज़ा डार साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि उन्होंने अभी तक अपना कोई वकील नहीं किया। हालांकि हर मुल्ज़िम, छोटे से छोटा मुल्ज़िम हो, बड़े से बड़ा मुल्ज़िम हो, वो जैसे ही पकड़ा जाता है वो सबसे पहले अपना वकील करता है। लेकिन रज़ा डार, जिनको दुनिया भर के बेहतरीन जो वकला हैं वो दस्तयाब होंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वकील नहीं किया। स्ट्रेटजी साफ नज़र आती है कि मामले को लो प्रोफाइल रखा जा रहा है, मीडिया को खामोश कर दिया गया है, और इसमें यानी इस मामले को दबाया जा रहा है कि जितना ज़्यादा दब जाए उतना बेहतर है, क्योंकि वकील होगा, वो आएगा, वो कुछ दलाइल देगा, वो चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। तो इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा रहा है। यानी 8 मुल्ज़मान में से सिर्फ 2 लोगों ने अभी अपना वकील किया है, और 2 इसमें जो ख़तरनाक लोग हैं वो उन्होंने और बाकी लोगों ने अपने वकील ही नहीं किए।
तो FIR में $5 लाख का जिक्र भी गायब है। यानी आप ये देखें ना, जो लेन देन का मामला था कि $5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे और उस पर मुनाफा नहीं दे रही थी वो ख़वातीन, तो इन्होंने कहा कि बुलाया और कहा कि हमारे पैसे वापस करो, हमारी रकम वापस करो, और फिर उनसे वो पैसे कुछ मंगवाए भी। तो अब ये जो $5 लाख है इसका जिक्र FIR से गायब कर दिया गया। क्यों? इसकी वजह बुनियादी ये है कि FIR में अगर $5 लाख का जिक्र होगा तो वो फिर एक और सवाल उठेगा कि ये $5 लाख आए कहाँ से इन बच्चों के पास, उसकी मनी ट्रेल दें, आप उसके बारे में बताएं। तो उन्होंने सोचा कि ये जिक्र तो निकालो। इसके अलावा IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादती का जिक्र भी गोल कर दिया गया। उसके बाद IG साहब जो हैं फैसल कामरान साहब, वो जितने TV शोज़ में आए वहाँ से भी उन्होंने गायब कर दिया इसका तज़किरा, जिक्र ही गायब हो गया ज़्यादती का। तो यूँ इस मामले को जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, संभालने की कोशिश की जा रही है, और उधर अली डार साहब जो हैं वो दाता साहब के चक्कर काट रहे हैं। आज यानी कल अली डार साहब जो हैं वो, जो कि चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी भी हैं, वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी भी हैं, तो वो कल दाता साहब में तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए थे। सर पर टोपी रखी हुई थी, और बुनियादी तौर पर ये दौरा उन्होंने इसलिए फ़रमाया है ताकि लोगों को बता सकें कि वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो दाता साहब वाले हैं, वो तो मजहबी किस्म के लोग हैं, वो इन ज़ाती ज़ना इन चक्करों में इन लोगों का कोई काम नहीं है, और ना ये बॉस हैं, ना ये इनकी सरपरस्ती करते हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, दाता साहब के मानने वाले लोग हैं, ये तो खिदमत करने वाले लोग हैं। और ये इन्होंने हजवेरी के नाम से अपने सारे कारोबार भी हजवेरी के नाम से रखे हुए हैं, सारा माल करप्शन धंधा सारा हजवेरी के नाम पे बनाया हुआ है इन्होंने अपनी कंपनियां भी हजवेरी के नाम से बनाई हुई हैं। तो ये दाता साहब के मानने वाले जो हैं वो टोपी पहन के अवाम को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अवाम है इनको घुमा के रखो, और लोगों को इन्होंने जो पैगाम इसमें देने की कोशिश की है वो साफ नज़र आता है। आज अली डार जब आए हुए थे तो सहाफ़ियों ने कुछ इनसे अली डार साहब से सवाल भी किए रज़ा डार से मुतल्लिक़, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब नहीं दिया। तो एक तो ये हमारे यहाँ बड़ा आसान है खेल खेलना कि मज़हब की आड़ में, तो ये खेला जा रहा है। अलबत्ता क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये फतवा दिया है कि क्रिप्टो करेंसी ख़रीदना हराम है, वो कहते हैं ये जायज़ नहीं है। तो अब एक तरफ दाता साहब वाले जो हैं वो देगे बांटते हैं और दाता साहब के मानने वाले हैं, दूसरी तरफ वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बकौल हराम काम कर रहे हैं। क्रिप्टो का जो कारोबार है वो उनके बकौल हराम है, तो वो हराम काम कर रहे हैं। मौलाना इसहाक साहब जो हैं उन्होंने भी एक फ़तवा दिया है, फ़तवे से मुझे ख़्याल आया, उन्होंने कहा कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्ज़ा करना है। तो ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्ज़ा तो पाकिस्तान में बेशुमार दफ़ा बहुत सारे लोगों ने किया है, डिक्टेटर्स ने भी किया है, और अब तो सिविल हुकूमत जो है ये भी डिक्टेटरशिप की तरह कब्ज़ा करके हुकूमत बैठी है। तो ये मौलाना इसहाक के बकौल तो फिर सारे हराम काम है और सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, ये एक फतवा भी आ गया। आखिरी बात यह है जनाब कि मानसून का आगाज़ हो गया और लाहौर में रिपोर्ट पेश हुई है 135 सरकारी स्कूलों की इमारतें ख़तरनाक हैं। ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं, बाकी जो प्राइवेट बिल्डिंग है उसको तो अब छोड़ दीजिए, लेकिन लाहौर में 135 सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स ख़तरनाक हैं। मानसून का हालांकि आगाज़ हो गया और पिछले दिनों में बिल्डिंग्स गिरी भी हैं। तो मानसून के आगाज़ पर सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारतें तशवीश का बाइस बन गई। शहर में 135 सरकारी स्कूलों की इमारतों को ख़तरनाक करार दिया गया है। फ़ंड जारी होने के बावजूद गुज़श्ता माली साल में तामीर व मुरम्मत का काम नहीं हो सका। तो कहाँ गया फिर? ये फ़ंड जारी हो जाते हैं और लगते नहीं हैं, खा पी जाते हैं लोग अनफॉर्चुनेटली। तो ये करप्ट हुकूमतें हैं, करप्ट निज़ाम है, और यहाँ पर सब खाने पीने में लगे हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट है उसने ख़तरनाक स्कूल इमारतों का ताज़ा सर्वे मुकम्मल किया और उसकी रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कहाँ बलूचिस्तान और कहाँ लाहौर। तो अगरचे मसाइल मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं, लेकिन आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।